गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट क्लास में अपन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर बात कर रहे थे कि एक विमीय या एक विमीय अनंत विभव रूप में कोई कण स्थित था, उस कण की गति का अध्ययन किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए हमने ये माना था कि कोई ऐसा विभव क्षेत्र है जो x बराबर 0 के दाईं तरफ और बाईं तरफ कैसा है, सममित है। मतलब जैसा विभव x बराबर 0 के बाईं तरफ था, ठीक वैसा कि वैसा विभव हमने कहाँ देखा था, x बराबर 0 के दाईं तरफ। यानी विभव जो क्षेत्र बनाया हमने कण की गति का, वो कैसा क्षेत्र है, सममित विभव क्षेत्र है। तो जब भी कोई विभव क्षेत्र हमें सममित विभव क्षेत्र दे रखा होता है तो उस स्थिति में हमें दो प्रकार के तरंग फलन मिलते हैं, दो प्रकार के सॉल्यूशन मिलते हैं। एक सॉल्यूशन तो मिलता है सममित तरंग फलन के संगत, और एक सॉल्यूशन कैसे मिलता है, प्रतिसममित तरंग फलन के संगत। ठीक है, जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था श्रोडिंगर समीकरण की सहायता से। तो एक जो वेव फंक्शन था वो तो हमें मिल रहा था रूट 1/a cos n pi x अपॉन 2a, इस तरह का वेव फंक्शन मिल रहा था। यहाँ तो n की वैल्यू क्या थी, 1 3 5 ऑड नंबर, इस तरह से। ठीक है ना। और इसी तरह से एक वेव फंक्शन हमने देखा था वो क्या मिल रहा था, रूट 1/a sin n pi x अपॉन 2a मिल रहा था। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो क्या थी, 2 4 6, यानी इवन नंबर थी। तो इस तरह से कण की गति के अध्ययन के लिए हमको दो प्रकार के वेव फंक्शन मिले, एक तो साइन से संबंधित वेव फंक्शन और एक कॉस से संबंधित वेव फंक्शन। एक को तो हम बोलेंगे सममित तरंग फलन और एक को क्या बोलेंगे हम, प्रतिसममित तरंग फलन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया था। उसके बाद हमें ऊर्जा के मान भी निकाल लिया था, En बराबर n² π² h cos² अपॉन 8m a²। ये हमारे पास कण की गति से संबंधित आइगन फलन और ऊर्जा आइगन मान आ गए। ठीक है, देखो आगे देखते हैं इसके आगे। आगे देखते हैं इसके बाद एनर्जी की वैल्यू हमने लिखी थी, En बराबर n² π² h cos² अपॉन 8m², जहाँ n क्या था, 1 2 3 इस तरह से पूरा, इस तरह से हो सकता है 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, ये हमने कल देख लिया था। आगे चलते हैं। ये ऊर्जा आइगन मान अनअप्रश्न होते हैं, ये ऊर्जा आइगन मान अनअप्रश्न, अनअप्रश्न यानी नॉन डिजेनरेट, नॉन डिजेनरेट होते हैं। मतलब कि n की एक वैल्यू के संगत हमें जो वेव फंक्शन मिलेगा वो एक ही वेव फंक्शन मिलेगा, एक से अधिक वेव फंक्शन नहीं मिल सकते। ठीक है, इसका मतलब जो ऊर्जा स्तर है कैसे है, अनअप्रश्न ऊर्जा स्तर है। अर्थात प्रत्येक ऊर्जा आइगन मान के लिए, अर्थात प्रत्येक ऊर्जा आइगन मान के लिए, प्रत्येक ऊर्जा आइगन मान के लिए
निश्चित ऊर्जा आएगी फलन प्राप्त होता है, निश्चित ऊर्जा आइगेन फलन प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो वेव फंक्शन ड्रॉ करेंगे अपन, जैसे हमने एक में बॉक्स में किए थे n की अलग अलग वैल्यूज के लिए, इसी तरह से यहाँ पे भी अपन n के अलग अलग मान के लिए वेव फंक्शन ड्रॉ करेंगे, ग्राफ निरूपण करेंगे साई x। ठीक है, ये कितना है माइनस इनफाइनाइट है, इधर कितना है प्लस इनफाइनाइट, ये माइनस a है, ये 0 है और ये प्लस का a है। ठीक है, अब देखो n बराबर 1 लेते हैं, अगर n इक्वल टू 1, n बराबर 1 का मतलब एनर्जी कितनी है E1 है, n बराबर 1 का मतलब एनर्जी कितनी हो जाएगी E1। ठीक है, और उस स्थिति में जो वेव फंक्शन आएगा वो कौन सा क्रम में आएगा, दो वेव फंक्शन है हमारे पास, एक साइन का है एक कॉस का है। हमने देखा था कि जो n बराबर 135 था ऑड वैल्यूज पे तो कॉस का वेव फंक्शन काम में लेते हैं, और n बराबर 246 होता है तो उस पे साइन का वेव फंक्शन काम में लेते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ पे जो वेव फंक्शन आएगा वो कौन सा आएगा, साइन √1/a cos वाला आएगा, cos n पाई x अपॉन 2 होता है, n की वैल्यू 1 है तो पाई x अपॉन 2a, इस तरह से आएगा, ये वेव फंक्शन होगा। अब देखो x बराबर 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, मतलब 0 पे तो वैल्यू कैसी आएगी, मैक्सिमम आएगी। x बराबर 0 रखेंगे तो cos 0 1 होता है, मतलब वैल्यू मैक्सिमम आएगी वेव फंक्शन की 0 पर। और x बराबर अगर प्लस a रखूंगा तो π/2 आएगा, cos π/2 0 होता है, यानी प्लस a पर 0 आएगा। और अगर x की जगह माइनस a रख दूं तब भी कितना आएगा, cos में माइनस π/2 आएगा, cos माइनस π/2 भी कितना होता है, 0 होता है, मतलब प्लस a और माइनस a पर वैल्यू 0 आएगी और 0 पे वैल्यू मैक्सिमम आएगी। इस तरह का नेचर बनेगा, इस तरह से। ठीक है ना, ऐसे ये इस पे x बराबर सॉरी n बराबर 1 पर। अब इसी तरह अपन देखते हैं नेक्स्ट वेव फंक्शन n बराबर 2 के लिए एनर्जी कितनी हो जाएगी, E2, n बराबर 2 पर एनर्जी E2। अब वेव फंक्शन कौन सा काम में आएगा, अब आएगा साइन वाला, क्योंकि n की वैल्यू 2 है तो √1/a sin n पाई x अपॉन 2 होता है, 2 पाई x अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि sin पाई x अपॉन a बचेगा। अब देखो x के लिए 0 रखते हैं तो 0 आएगी वैल्यू, x बराबर 0 पे sin 0 0 होता है। ठीक है, x बराबर प्लस का a रखोगे तो sin पाई आएगा, sin पाई की वैल्यू भी 0 होती है। और इसी तरह से x बराबर अगर माइनस a रखेंगे तो sin माइनस पाई आएगा, तो भी वैल्यू 0 होती है, यानी 0 पे वैल्यू 0 है, प्लस a पे भी 0 है, माइनस a पे भी 0 है। ठीक है, और 0 से a के बीच में ग्राफ का नेचर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। x बराबर 0 से x बराबर a के बीच में कोई वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और x बराबर माइनस a से 0 के बीच में रखेंगे वैल्यू तो नेगेटिव आएगी। ठीक है, इस तरह का नेचर आएगा ग्राफ n बराबर 2 के लिए साइन का नेचर। 3 जगह तो वैल्यू 0 होगी, इस भाग में अगर कोई भी वैल्यू रखोगे 0 से a के बीच में तो पॉजिटिव मान आएगा, इस माइनस a से 0 के बीच में x की जगह कोई वैल्यू रखोगे यहाँ पर तो वेव फंक्शन की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। इस वजह से इस तरह का ग्राफ है। इसी तरह हम आगे की ग्राफ भी बना सकते हैं, बराबर 3 तक भी बना सकते हैं। वहाँ वापस कौन सा वेव फंक्शन काम में आएगा, साइन वाला, कौन cos वाला, √1/a cos 3 पाई x अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, वहाँ भी चेक कर सकते हैं कि अलग अलग पॉइंट्स पे वैल्यू क्या क्या मिल सकती है। तो ये ग्राफ में निरूपण है इस तरह से। तो ये हमने देखा है एक विमीय अनंत विभव कूप में कण किस प्रकार से गति करता है, उसके दो वेव फंक्शन होते हैं। ठीक है, देखो ऐसा ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं अपन। एक विमीय परिमित गहराई के एक विमीय परिमित गहराई के विभव कूप में कण विभव कूप में एक विमीय परिमित गहराई के विभव कूप में
हाँ ठीक है। देखो वर्गाकार विभव को हमने इससे पहले भी पढ़ा था, जहाँ पे x बराबर 0 से x बराबर -a तक जो विभव की वैल्यू थी वो -v0 थी। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी हमको वही कंडीशन लेनी है, लेकिन अब की बात जो विभव क्षेत्र लेंगे वो कैसे लेंगे, हम सममित विभव क्षेत्र लेंगे, यानी कि जो -v0 जो वैल्यू होगी विभव की वो कहाँ से कहाँ तक होगी, -a से +a के बीच होगी। पहले 0 से 1 तक के बीच में आ रही थी, ठीक है ना। तो देखो जो विभव क्षेत्र होगा इस तरह से देखेंगे इसमें अपन, तरह का कोई विभव क्षेत्र है हमारे पास, ठीक है। x बराबर -a के बाईं तरफ यानी x लेस देन -a तक तो विभव 0 है, ये 0 है, ठीक है। फिर x बराबर -a से और x बराबर +a के बीच में विभव का मान कितना है, माइनस का v0 है, -a से +a तक विभव -v0 है। फिर +a के दाईं तरफ यानी x ग्रेटर देन +a पर विभव का मान फिर से क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह का नेचर है बिल्कुल, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे जो विभव क्षेत्र अपने पास वो कैसा है, सममित है। जैसा विभव x बराबर 0 के बाईं तरफ है, ठीक वैसा विभव x बराबर 0 के दाईं तरफ है, ठीक है। तो इस प्रकार के विभव क्षेत्र में अगर कोई कण परिबद्ध है तो उस परिबद्ध कण के लिए हमको क्या करना है, उस कण की गति का अध्ययन करना है, वही वेव फंक्शन निकालने में और ये देखना है क्या क्या उसकी ऊंचाई है मान, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपन हल करेंगे समीकरणों को, जो हल करेंगे या जो ऊंचाई के मान कैलकुलेट करेंगे वो एक अन्य विधि से करेंगे। वो विधि कौन सी है, ग्राफीय विधि है, यानी ग्राफीय विधि का उपयोग करते हुए हम कण के ऊर्जा आयतन मानों को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं इसको आगे। माना स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण, स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण एक यूनियन परिमित गहराई के, एक यूनियन परिमित गहराई के, एक यूनियन परिमित गहराई के सममित विभव रूप में परिबद्ध है, सममित विभव रूप में परिबद्ध है, सममित विभव रूप में परिबद्ध है तथा इस विभव रूप में विभव निम्न प्रकार परिभाषित है, तथा इस विभव कूप में, इस विभव कूप में विभव निम्न प्रकार परिभाषित है, इस विभव कूप में विभव निम्न प्रकार से परिभाषित है। देखो कैसे, तरह से डिफाइन किया गया है विभव को, Vx बराबर 0 तो कब है, जब x लेस देन -a, -v0 कब है, -a से +a के बीच में, और फिर से 0 है x ग्रेटर देन a, ठीक है। इस तरह से विभव को परिभाषित किया गया है। अब हमारा काम क्या है, तीनों क्षेत्रों के लिए वापस कोई श्रोडिंगर समीकरण ही लिखेंगे, ठीक है ना, और उन श्रोडिंगर समीकरणों का हल लिखेंगे, यहाँ तक तो काम करना ही है। उसके बाद जो हम हल करेंगे उनको वो ग्राफीय विधि से करेंगे। देखो क्या लिख सकते हैं, परिवर्त कण के लिए, परिवर्त कण के लिए आवश्यक है कि
उसकी ऊर्जा कैपिटल ई लेस देन 0। हम ये मान रहे हैं कि कण जो है वो परिबद्ध होना चाहिए इस विभव कूप के अंदर। तो परिबद्ध कब हो सकता है? अगर कण की ऊर्जा इस 0 से ज़्यादा होगी तब तो कण सीधा ही निकल जाएगा, परिबद्ध नहीं हो पाएगा। तो कण को इस विभव कूप के अंदर परिबद्ध करने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि जो कण की ऊर्जा है वो ई क्या है? लेस देन 0 है, तभी 0 वाली लाइन से कम है, तभी कण जो है वो उस विभव कूप के अंदर क्या हो सकता है? परिबद्ध हो सकता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आवश्यक है कि उसकी ऊर्जा ई लेस देन 0 हो, तब तीनों क्षेत्रों के लिए श्रोडिंगर समीकरण से, तब तीनों क्षेत्रों के लिए श्रोडिंगर समीकरण से क्या लिख सकते हैं? d2 sin फर्स्ट बटे dx स्क्वायर माइनस 2m मॉडुलस ऑफ e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर sin फर्स्ट बराबर 0। तो यहाँ पे e की जगह हमने क्या लिखा है? e लेस देन 0 है, तो यहाँ माइनस e हो सकती है, माइनस e को ऐसे लिख दिया, माइनस का मॉडुलस ऑफ e। मोड e तो पॉजिटिव हो गया, साथ में नेगेटिव साइन लगा दिया, यानी कि क्या हो गया? वो माइनस e हो गया। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से अपन इसको क्या मानेंगे? अल्फा स्क्वायर मानेंगे। अल्फा स्क्वायर बराबर ये मानेंगे रूट 2m मोड ऑफ e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। खाली इसको बिना मोड के मानते हैं, अल्फा स्क्वायर को बिना मोड के मान देते हैं इस तरह से। e की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव थी, और नेगेटिव रूट के अंदर होता है तो डिफाइन नहीं होता, इस वजह से हमको e की जगह क्या लेना था? मोड ही लेना था, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया माइनस साइन से मोड e ऐसे। ठीक है, देखो आगे ये पहले क्षेत्र की श्रोडिंगर समीकरण हो गई। उसके बाद अगले क्षेत्र के लिए देखते हैं d2 sin सेकंड बटे dx स्क्वायर प्लस 2m ओवर h क्रॉस स्क्वायर v0 माइनस मॉडुलस ऑफ e sin सेकंड बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 2 आएगी। ये कौन से क्षेत्र के लिए? दूसरे क्षेत्र के लिए, जहाँ विभव कितना है? माइनस v0। इसी तरह से d2 sin थर्ड बटे dx स्क्वायर माइनस 2m e ओवर h क्रॉस स्क्वायर sin थर्ड इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ साइन फर्स्ट और साइन थर्ड ये तो समान ही है क्योंकि दोनों क्षेत्र समान है, दोनों में विभव 0 है, और दूसरे क्षेत्र के लिए ये समीकरण है। अब हम यहाँ क्या मान लेते हैं? अल्फा स्क्वायर को मान लेते हैं 2m मॉडुलस ऑफ e बटे h क्रॉस स्क्वायर। बीटा स्क्वायर को मानते हैं 2m ओवर h क्रॉस स्क्वायर v0 माइनस मॉडुलस ऑफ e। ठीक है, ये अल्फा स्क्वायर मान लेते हैं, बीटा स्क्वायर मान लेते हैं, तब समीकरण क्या हो जाएंगे? देखो तब समीकरण क्या हो जाएंगे? देखो d2 sin फर्स्ट बटे dx स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर sin फर्स्ट इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, और इसी तरह से देखो और बाकी दो समीकरण में क्या लिख सकते हैं अपन? बाकी दो समीकरण और ये हो जाएगी d2 sin सेकंड बटे dx स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीटा स्क्वायर sin सेकंड बराबर 0। इक्वेशन 5 और d2 sin थर्ड बटे dx स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर sin थर्ड बराबर 0। इक्वेशन 6। ठीक है, अब इन समीकरण 4, 5, 6 क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट समीकरण 4, 5 व 6 के हल निम्न होंगे। अब तो हम बहुत बार लिख चुके हैं कि हल तो डायरेक्ट भी पता होने चाहिए। जहाँ पे ये पॉजिटिव आ जाता है वहाँ पे तो हल जो आएंगे ना वो मूल कैसे आएंगे? काल्पनिक आएंगे। और जहाँ ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव माइनस स्क्वायर, नेगेटिव माइनस स्क्वायर, इन कंडीशंस में जो मूल आएंगे वो क्या आएंगे? और वास्तविक आएंगे। मतलब उस स्थिति में जो तरंग फलन लिखेंगे वहाँ आयताकार नहीं आएंगे। तो देखो क्या क्या लिख सकते हैं? साइन फर्स्ट को क्या लिखेंगे? a की पावर अल्फा x प्लस b की पावर माइनस अल्फा x
ठीक है, साई सेकंड। अब देखो दूसरे क्षेत्र में कण की गति है, कण की गति कौन से क्षेत्र में हो रही है? वो दूसरे क्षेत्र में हो रही है, ठीक है ना। विभव कोण में जो कण परिबद्ध है वो दूसरा क्षेत्र है। तो दूसरे क्षेत्र में हमको जो वेव फंक्शन चाहिए सममित और प्रति सममित के संगत चाहिए। तो वो कब आएंगे? जब हम सॉल्यूशन वेव फंक्शन का किसके रूप में माने? साइन और कॉस के रूप में। की पावर के रूप में भी मान सकते हैं, लेकिन हमारी यहाँ पे जो जरूरत है वो साइन कॉस के रूप में प्राप्त करने के लिए। इस वजह से जो साइन सेकंड लिखेंगे तो हम साइन कॉस के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? सी साइन बीटा एक्स प्लस डी कॉस बीटा एक्स। की पावर आएगा वाले टर्म्स को अपन साइन कॉस के रूप में चेंज कर सकते हैं। साइन थर्ड इसी तरह से लिख सकते हैं। क्या आएगा? एफ की पावर अल्फा एक्स और जी की पावर माइनस अल्फा एक्स। ये हमारे पास तीनों क्षेत्रों के श्रोडिंगर समीकरण और उनके क्या आ जाएंगे? हल आ जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ तक। तो ये हमारे पास तीनों क्षेत्रों के हल आ गए। अब देखो इसमें थोड़ा सा क्या देखते हैं, करेक्शन क्या करना है इनमें। देखो क्षेत्र फर्स्ट में, क्षेत्र फर्स्ट में देखो कण कहाँ से आ रहा है? x बराबर माइनस इनफाइनाइट से आ रहा है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट हो सकती है पहले क्षेत्र में, क्योंकि कण माइनस इनफाइनाइट से आ रहा है। तो पहले क्षेत्र में अगर x की जगह माइनस इनफाइनाइट रखूंगा तो इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें x की जगह माइनस इनफाइनाइट रखेंगे e की पावर प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। e की पावर प्लस इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है और वेव फंक्शन इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। इस वजह से हमें इस पद को हटाना है कैसे भी करके, ठीक है ना। तो इस पद को हटाने के लिए हम गुणांक b को क्या मान लेंगे? 0। और ठीक इसी प्रकार जो साई थर्ड है, साई थर्ड मतलब तीसरा क्षेत्र, तीसरे क्षेत्र में जो कण की गति है वो कहाँ तक हो सकती है? x बराबर प्लस इनफाइनाइट तक हो सकती है। अब x बराबर प्लस इनफाइनाइट अगर इस पहले पद में रखता हूँ तो e की पावर इनफाइनाइट बनता है। e की पावर इनफाइनाइट के कारण ये जो साई थर्ड है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन वेव फंक्शन परिमित होना चाहिए। इस वजह से हमें इस पद को हटाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं? गुणांक f को क्या कर देते हैं? 0 मान लेते हैं। तो दो स्थितियां करनी है। क्षेत्र फर्स्ट में के लिए तो गुणांक b को 0 करना है, क्षेत्र थर्ड के लिए गुणांक इसको 0 करेंगे f, ठीक है। तो देखो क्या आएगा? क्षेत्र फर्स्ट में x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पर b e की पावर माइनस अल्फा x के कारण, b e की पावर माइनस अल्फा x के कारण साइन प्लस x अपरिमित हो जाता है, अपरिमित हो जाता है। अतः b बराबर 0 लेना, b बराबर 0 लेने पर b बराबर 0 लेंगे तो फिर साइन थर्ड क्या मिलेगा? a e की पावर अल्फा x, इतना मिलेगा साइन थर्ड a e की पावर अल्फा x, ठीक है। और इसी तरह से देखो जब अपन साइन थर्ड के लिए करेंगे इसी प्रकार क्षेत्र थर्ड में x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर f e की पावर अल्फा x के कारण, f e की पावर अल्फा x के कारण साइन थर्ड अपरिमित हो जाता है। साइन थर्ड कैसा हो जाता है? अपरिमित हो जाता है। अतः अपन क्या करेंगे? गुणांक f बराबर 0 लेने पर गुणांक f को कितना दे देंगे हम यहाँ पे? 0, ठीक है। तो साइन थर्ड क्या मिलेगा फिर हमें? साइन थर्ड ये मिल जाएगा g e की पावर माइनस अल्फा x। साइन थर्ड अभी क्या मिल जाएगा? g की पावर माइनस अल्फा x, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वेव फंक्शन होंगे वो क्या क्या होंगे? साइन फर्स्ट को ये काम में लेना है a की पावर अल्फा x, साइन थर्ड को क्या काम में लेना है? g की पावर माइनस अल्फा x, और जो साइन सेकंड है वो एलिप्टिक रहेगा। साइन सेकंड क्या रहेगा हमारे पास? c sin बीटा x प्लस b cos बीटा x, ठीक है ना। यहाँ तक तो इस तरह से देखो हमने क्या किया है कि तीनों क्षेत्रों के लिए श्रोडिंगर समीकरण लिखी और श्रोडिंगर समीकरणों को लिख करके हमने तीनों क्षेत्रों के लिए श्रोडिंगर समीकरणों को हल लिख दिया।
और हल लिखने के बाद हमने दो कंडीशन लगाई, जो कि क्षेत्र फर्स्ट में और क्षेत्र थर्ड में x बराबर माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के कारण वेव फंक्शन इनफाइनाइट हो गए थे। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया कि साई फर्स्ट में तो गुणांक b को 0 कर दिया और साई थर्ड में गुणांक f को 0 कर दिया। तो फिर हमारे पास जो रिजल्टेड वेव फंक्शन मिलेंगे वो साई फर्स्ट ये मिलेगा, साई थर्ड हमें ये मिल जाएगा और साई सेकंड एज इट इज रहेगा c sin बीटा x प्लस d cos बीटा x। ठीक है, अब अगला काम क्या होगा हमारा, उसी तरह से परिसीमा प्रतिबंध बनाएंगे x बराबर माइनस a पर भी और x बराबर प्लस a पर। ठीक है, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में